दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों का आज भी लगता है कि भारत को घेरना बहुत आसान है। ओआईसी में बैठकर भारत के खिलाफ बयान दे दो, पाकिस्तान का साथ दे दो और फिर भारत के 1.4 अरब लोगों को बाजार से अरबों डॉलर में कमाते रहो। लेकिन शायद तुर्की को यह समझने में बहुत देर लग गई कि नया भारत सिर्फ सुनता नहीं, हिस्सा भी रखता है। और अब हालात ये कि जिससे तुर्की ने सालों तक ओआईसी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही तुर्की आज मुस्लिम दुनिया के बिखरते हुए गठबंधन को देखकर सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि इस पूरे खेल में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर तुर्की के वित्त मंत्रालय की बेचैनी बढ़ जाती है। एक ऐसा देश जो न ओआईसी को सदस्य है, न इस लड़ाई का हिस्सा है, न ही उस किसी के खिलाफ एक भी गोली चलाई है। फिर भी तुर्की के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बस एक ही नाम है, वो देश है भारत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युद्ध ने ओआईसी को कमजोर कर दिया? क्यों मुस्लिम देशों का भरोसा एक दूसरे से उठता जा रहा है? और कैसे बिना एक भी गोली चलाए भारत इस पूरे जियो पॉलिटिकल गेम का साइलेंट विनर बनकर उभरा है? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों को आज भी लगता है कि भारत को घेरना बहुत आसान है। ओआईसी में बैठकर भारत के खिलाफ बयान दे दो, पाकिस्तान का साथ दे दो, फिर भारत के 1.4 अरब लोगों के बाजार से अरबों डॉलर भी कमाते रहो। लेकिन शायद तुर्की को यह समझने में बहुत देर लग गई कि नया भारत सिर्फ सुनता नहीं, हिस्सा भी रखता है। और अब हालात यह कि जिस तुर्की ने सालों तक ओआईसी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही तुर्की आज मुस्लिम दुनिया के बिखरते हुए गठबंधन को देखकर सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि इस पूरे खेल में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर तुर्की के वित्त मंत्रालय की बेचैनी बढ़ जाती है। एक ऐसा देश जो न ओआईसी का सदस्य है, न इस लड़ाई का हिस्सा है, न ही उसने किसी के खिलाफ एक भी गोली चलाई है। फिर भी तुर्की के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बस एक ही नाम है, वो देश है भारत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युद्ध ने ओआईसी को कमजोर कर दिया? क्यों मुस्लिम देशों का भरोसा एक दूसरे से उठता जा रहा है? और कैसे बिना एक भी गोली चलाए भारत इस पूरे जियो पॉलिटिकल गेम का साइलेंट विनर बनकर उभरा है? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। देखिए, दुनिया की कूटनीति का एक सीधा सा उसूल है, दुश्मन का गुट कभी मजबूत नहीं होना चाहिए। जैसे चीन कभी नहीं चाहता कि क्वाड ताकतवर बने, रूस को नाटो फूटी आंख नहीं सुहाता, और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ब्रिक्स उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो। हर बड़े देश को डर होता है कि कोई भी ऐसा संगठन मजबूत न हो जो आगे चलकर उनके हितों को नुकसान पहुंचाए। ठीक इसी तरह भारत के सामने भी दशकों से एक ऐसा ही संगठन खड़ा था, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा मंच, और इतिहास गवाह कि तुर्की और पाकिस्तान ने हमेशा इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया है। हालांकि भारत के बढ़ते वैश्विक कद के कारण कई देश भारत के खिलाफ बोलने से बचने लगे थे, लेकिन अब जो हुआ है उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तस्वीर कैसे बदली है, समझते हैं उसको। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइए क्या इस संबंध में क्या राय है। ईरान के युद्ध ने भले ही दुनिया को टेंशन दी हो, लेकिन भारत के लिए इसने एक बहुत बड़े संकट ओआईसी को अंदर से खोखला कर दिया। और यह बात हम नहीं कह रहे, खुद तुर्की ने इसका खुलासा किया है। मिडल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की का वित्त मंत्रालय इस वक्त भारी दहशत में है। उनकी चिंता का कारण है मुस्लिम देशों के बीच खत्म होता भरोसा। ईरान युद्ध के बाद से ये सभी देश हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल हो गए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई कि मुस्लिम देश अब एक दूसरे के बाजारों से अपना ही पैसा बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें अपनों पर ही निवेश का भरोसा नहीं रहा। जरा हालात देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और सऊदी अरब के बीच पहले जैसी कोई दोस्ती या भरोसा नहीं बचा। यूएई ने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के बाजारों से अपना निवेश वापस खींच लिया है। जवाब में सऊदी अरब ने भी ठीक ऐसा ही किया है। पाकिस्तान का हाल तो और भी बुरा है। सऊदी ने उन्हें कर्ज चुकाने में मदद तो की, लेकिन बहुत ही कड़ी शर्तों के साथ। वहीं पाकिस्तान में किसी भी तरह के नए निवेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बहरीन ने भी बिना देरी किए पाकिस्तान, कतर और सऊदी से अपना पैसा निकाल लिया। नतीजा, इन देशों के ट्रेजरी बिल्स और स्टॉक मार्केट के हालात खस्ता हो गई है। हालात बद से बदतर हो गए। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर। जो अरबों डॉलर इन देशों ने एक दूसरे के बाजार से निकाले हैं, वो पैसा अब जाएगा कहाँ? यही तुर्की का सबसे बड़ा डर है। उसे खौफ है कि मुस्लिम देशों द्वारा निकाला गया यह सारा पैसा अगले कुछ महीनों में तेजी से भारतीय बाजारों में एंट्री लेगा, यानी ईरान युद्ध का लॉन्ग टर्म फायदा सीधे तौर पर भारत की झोली में आ गिरा है। भारत को एक तरफ करोड़ों का विदेश निवेश एफडीआई मिलेगा, और दूसरी तरफ भारत विरोधी ओआईसी संगठन हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। एक ही झटके में 17 साल की मेहनत और $500 मिलियन खाक हो गई। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। असल में भारत ने तुर्की को ऐसे आर्थिक दर दिया है कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। भारत में तुर्की कंपनियों के मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके रद्द कर दिए गए, और तो और भारत ने तुर्की का ऐसा बाइकआउट किया, वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 3,30,000 से गिरकर सीधे 2.5 लाख पर आ गई। सीधे 25% की भारी गिरावट। इस तगड़े प्रहार ने तुर्की नेताओं को एक
कड़ा संदेश दिया है। आप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी भारत से पैसा भी कमाना चाहें, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडा का साथ भी दे, ये दोनों अब एक साथ नहीं चल सकता। इसी का नतीजा है कि एक साल की तनातनी के बाद अब 2026 में तुर्की के सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदेन अब खुद भारत से रिश्ते सामान्य करने की गुहार लगा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है। तुर्की को अब यह बात अच्छे से समझ आ गई कि अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसे भारत के विशाल बाजार की सख्त जरूरत है, न कि पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी की। अब इस पूरी कूटनीति को थोड़ा और डीप में जाकर समझते हैं। ईरान अमेरिका के बीच जो अनिश्चितता बनी और OIC जैसा संगठन जो अंदर से टूट गया, उसका सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है अपना भारत। खाड़ी देशों के पास 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर का विशाल फंड है, जो अब पश्चिमी देशों और अशांत मिडिल ईस्ट के बाजारों से निकलकर भारत जैसे सबसे सुरक्षित और स्थिर बाजार की तरफ मुड़ रहा है। अगर हम इसे मैप पर देखें तो खाड़ी देशों के निवेशकों के लिए भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं रहा, यह व्यापार के रास्तों, सप्लाई चेन और लंबी दूरी की इकोनॉमी का एक रणनीतिक केंद्र बन गया है। भारत अब पूरे विश्व में एक मजबूत देश बनकर के उभर रहा है। 2023 में जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का खाका तैयार हुआ था, उसने अब खाड़ी देशों के पैसे को भारत के बुनियादी ढांचे के साथ बहुत मजबूती से जोड़ दिया है। अब भारत सर्वे सर्वा बनता जा रहा है। एक वक्त था जब अरब के निवेशक भारत की टेक्नोलॉजी और उद्यमों से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन आज खेल पूरी तरह पलट चुका है। जो UAE साल 2020 से पहले भारत में हर साल बड़ी मुश्किल से $0.5 बिलियन लगाता था, अब वो तेजी से बढ़कर हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर हो गया है। सऊदी अरब का विजन 2030 और अब अबू धाबी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भारत की इंजीनियरिंग इनोवेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज खाड़ी देशों के निवेशकों का साफ मानना है कि भारत आज इतना बड़ा और आकर्षक मौका बन चुका है जैसे किसी भी कीमत पर दूसरों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। अब भारत देश भारत में आना चाहता है, अपना निवेश करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में कभी भी एक मिसाल हुआ करती थी, सऊदी अरब, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, पक्की दोस्ती, इन्हें भाई भाई कहा जाता था। लेकिन आज यह रिश्ता एक ऐसी भयंकर राजनीति दुश्मनी में बदल चुका है जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र की नींव हिलाकर रख दी है। इस गहरी दरार की शुरुआत साल 2019 में हुई, जब UAE ने यमन से अचानक अपनी सेना वापस बुला ली, तो सऊदी अरब को यह किसी बड़े झटके और धोखे जैसा लगा। इसके बाद तो दोनों देशों के बीच जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ सी मच गई। साल 2021 में सऊदी अरब ने कूटनीति का एक ऐसा दाव चला जिसने सीधा दुबई को चोट पहुंचाई। सऊदी ने कानून बना दिया कि अगर किसी विदेशी कंपनी को सऊदी सरकार का कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो उसे अपना हेडक्वार्टर सऊदी अरब में ही खोलना होगा। यह सीधा दुबई के ग्लोबल बिजनेस हब वाले रुतबे पर एक तगड़ा वार था। बात यही नहीं रुकी। एमिरेट्स और एतिहाद जैसी दिग्गज एयरलाइंस के दबदबे को खत्म करने के लिए सऊदी अरब ने अपनी नई रियाद एयरलाइन मैदान में उतार दी। लेकिन असली तूफान तो 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में आया। दिसंबर 2025 में UAE के समर्थन वाले एक गुट ने दक्षिण यमन पर हमला कर दिया। जानकार इसे सऊदी और UAE के बीच एक प्रोक्सी वॉर यानी छुपी हुई जंग मान रहे हैं। इसके बाद तो सऊदी अरब के करीब माने जाने वाले मीडिया ने UAE के खिलाफ एक तरह का अभियान ही छेड़ दिया, जिसे फ्रांसीसी मीडिया ने साफ लिखा। सऊदी समर्थक मीडिया UAE की छवि को जानबूझकर बर्बाद करने में लगा हुआ है। फरवरी 2026 आते आते दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि कई बड़ी अमीराती कंपनियों ने सऊदी अरब के एक बड़े डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शन का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। और फिर मार्च 2026 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। UAE ने ओपेक तेल उत्पादक देशों के संगठन से ही बाहर निकलने का बड़ा ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार पर ओपेक की पकड़ को कमजोर कर दिया और सऊदी अरब UAE की खाई को हमेशा के लिए और भी गहरा कर दिया। मुस्लिम दुनिया के 2 सबसे अमीर और ताकतवर देशों की इस लड़ाई ने एक तीसरे देश के पसीने छुड़ा दिए और वह तुर्की। खुद को मुस्लिम दुनिया और OIC का स्वयंभू नेता मानने वाला तुर्की अब पूरी तरह से घबराया हुआ है, जो भारत का भी एक दुश्मन है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, भारत के खिलाफ बातें करता है, भारत के खिलाफ साथ देता है। तुर्की के वित्त मंत्रालय ने मुस्लिम देशों की इस टूटते बिखरते व्यापार पर गहरी चिंता जताई। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट्स बताती है कि तुर्की इस बात से डरा हुआ है कि मुस्लिम जगत के ताकतवर देश आपस में भरोसा खो चुके हैं। यह कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उस आर्थिक बर्बादी का डर है जो पूरे OIC संगठन को खोखला कर रहा है। इसी हताशा में तुर्की OIC देशों से अपील कर रहा है कि वे निवेश की रुकावटों को दूर करें और अपने बिगड़ते व्यापार को बचाए, वरना उनका जो थोड़ा बहुत वर्चस्व बना है वो भी आपस की इस लड़ाई में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो दोस्तों,
कूटनीतिक इस विषाद पर भारत की साइलेंट जीत के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।